नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीजीएस का जो हमारा टेस्ट 2 हुआ उसके डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मतलब ये जो टेस्ट था टेस्ट 2, इसमें इंडियन का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये दोनों के सवाल थे। और मतलब ये जो सवाल है, हाँ, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अभी तक हल नहीं किए हैं तो श्री जी एकेडमी, नीचे हम लोग लिंक भी डाल देंगे, श्री जी एकेडमी की वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ शायद वेबसाइट में आप घुसेंगे तो सामने में ही टेस्ट देने का विकल्प रहेगा। उसमें दो टेस्ट हैं, दोनों बिल्कुल फ्री हैं। पहले टेस्ट में जो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री इंडिया की और छत्तीसगढ़ की है, दूसरे टेस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की है और मॉडर्न हिस्ट्री छत्तीसगढ़ की है। कोशिश करिएगा अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से दिलाने का, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल होता है। तो टीम ये कोशिश की कि मोबाइल में अच्छा इंटरफेस बनाए। वो मतलब एक बार में आपको एक सवाल दिखेगा, आपको ऑप्शन क्लिक करना है, आखिरी में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, किस सवाल में गलती हुई वो पता लगेगा, कौन सा सेक्शन आपका वीक है वो पता चलेगा, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है वो पता चलेगा। मतलब थोड़ा सा अच्छा करने का, जैसा यूपीएससी लेवल पे टेस्ट होता है उस लेवल का टेस्ट बनाने की कोशिश है। मतलब अब कितना सफल है क्या है वो तो आप लोग खुद देख के बताएंगे, लेकिन वहां से एक बार देखिएगा। मतलब पहले वो हल करिएगा फिर यहाँ देखिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए अपन फिर डिस्कशन में आते हैं जो हल कर चुके हैं। पहला सवाल है कि 1854 में नागपुर राज्य के विलय के पश्चात छत्तीसगढ़ में हुए प्रशासनिक परिवर्तनों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए अलग अलग कथन है, आपको शायद क्लियर दिखता हो। पहला कथन यह है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। अब आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ क्योंकि पहले मराठा साम्राज्य में आता था, मराठाओं का को अपने साम्राज्य में मिलाया डलहौजी ने। उनकी जो हड़प नीति थी, क्योंकि उनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था तो उसको वो मिला लिए पेशवाओं को, और उसके कारण फिर छत्तीसगढ़ भी उन्हीं के अंडर में था तो छत्तीसगढ़ भी आ गया। तो ये कथन सही है। चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये भी कथन बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट बनता है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में एक संभाग का दर्जा दिया गया। ये भी सही बात है कि ये देखिए सवाल पढ़ना है, 54 में ही अगर लिखता तो फिर ये गलत हो सकता था, लेकिन नागपुर राज्य के विलय के पश्चात, पश्चात तो कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रल प्रोविंस बनता है जिसका एक संभाग बनता है छत्तीसगढ़। और प्रारंभ में रायपुर, धमतरी और रतनपुर नामक तीन तहसीलों का गठन किया गया। ये भी सही है कि तीन तहसील बनती हैं, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें पूछ रहा है कितने कथन सही है। ये पैटर्न थोड़ा सा यूपीएससी वाला है। हम लोग चाहे कि मतलब कम से कम टेस्ट में तो आपको क्लैरिटी रहे कि यार कौन सा सही है। वहाँ पे फिर एलिमिनेट करने वाले भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन इससे जब आपको क्लैरिटी तभी आप बना सकते हो। फिर 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, लॉर्ड डलहौजी जो है वो हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का विलय कर लेते हैं। चार्ल्स इलियट पहले डिप्टी कमिश्नर बनते हैं। 1861 में मध्य प्रांत के गठन पे छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया जाता है। और 55 में रायपुर, धमतरी और रतनपुर तीन तहसीलें बनाई जाती हैं। ये कथन कारण वाला सवाल है। 1857 के महाविद्रोह के दौरान नागपुर में विद्रोह की व्यापक ज्वाला नहीं भड़की, यद्यपि इसके लिए योजना बनाई गई। ये राम कुमार बेहार के ही सवाल है, 50 में से 48 वहीं के होंगे। 57 का जो विद्रोह हुआ, आप हर जगह देखते हैं, झांसी में हो रहा है, अवध में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, लेकिन नागपुर में नहीं हुआ। वहां क्यों ज्वाला नहीं भड़की? तो पहला है कि ज्वाला नहीं भड़की जबकि इसके लिए योजना बनाई गई। कारण है तो आगे क्योंकि लगा दिया करो। और पहले ये देख लो, जैसे इसका तरीका ये कि पहले देखो ये सही है कि नहीं, तो ये सही है। अब दूसरा देखो कि नागपुर राज परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थी रानी बाकाबाई, जो रघुजी द्वितीय की विधवा थी, उन्होंने विद्रोह का खुला विरोध किया और विद्रोहियों को पकड़वाने की इच्छा व्यक्त करते हुए अंग्रेजों का साथ दिया। ये भी सही बात है कि ऐसा किया था उन्होंने।
अब दोनों को एक साथ पढ़े, मतलब अब हम ये क्लैरिटी आ गए कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है, मतलब दोनों सही है। अब व्याख्या करता है कि नहीं, अब ये देखते हैं। तो 57 के महाविद्रोह के दौरान नागपुर में विद्रोह की व्यापक ज्वाला नहीं भड़की, क्योंकि नागपुर राज परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य रानी बाकाबाई ने इस विद्रोह का खुला विरोध किया और विद्रोहियों को पकड़वाने की इच्छा व्यक्त की। ये भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है 57-58 के विद्रोह में उदयपुर रियासत के राज परिवार कल्याण सिंह शिवराज सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 57-58 में उदयपुर रियासत के जो राजा थे कल्याण सिंह शिवराज सिंह, इन्होंने विद्रोह किया। दूसरा है रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ सिंह की सहायता से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और शिवराज सिंह को पकड़ लिया। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही, मतलब ये दोनों कथन ऐसे सही है। अब देखते हैं कि ये जो कारण है ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। अब फिर से पढ़िए, 57-58 के विद्रोह में उदयपुर रियासत के राज परिवार ने अंग्रेजों का विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ सिंह की सहायता से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। अब आपको लग रहा है कि ये क्योंकि थोड़ी है, ये मतलब विद्रोह किया इसका परिणाम है, ये कारण नहीं है। तो ये व्याख्या नहीं करता, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कि दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कई लोग पूछते हैं कि भैया इसको हल कैसे करें, तो इसको हल करने का तरीका यही है। अगला है कि व्यवस्था है और इधर उसका विवरण है। अब एक आध इसका तरीका यही रहता है कि सबसे पहले ये देखो जो आप आराम से मिला सकते हो। जैसे गढ़ आप आराम से मिला सकते हो कि कलचुरी काल में 84 गांवों का समूह था। अब ये देखो कि दो का एक इसमें है, तो दो का ए आपको मिल जाएगा। ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, मतलब तरीका ही रहता है, इसको काट दो इसको काट दो। अब अपन क्या करेंगे, अब जैसे गौटी आपको पता है कि यह गांव का वंशानुगत प्रमुख होता है जिसको मालगुजार भी कहते हैं, 4 का डी हो जाएगा। ताउतदारी भी वैसे पता होगा कि ऊसर और त्याज्य भूमि को कृषि योग्य बनाने की व्यवस्था लोरमी और तरेंगा ताउतदारी करते हैं। और लाखा बाटा क्या है, किसानों के मध्य भूमि की अदला बदली की प्राचीन प्रथा। लाखा बाटा एक व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, जिसमें क्या होता है कि जैसे अभी क्या है कि कोई उपजाऊ भूमि है वो एक ही को मिल गई, वो हमेशा उसी को जोतेगा बोएगा। कोई अनुपजाऊ भूमि है बंजर है वो दूसरे को मिल गई। तो इसमें रहता है कि यार उपजाऊ भूमि एक बार एक आदमी जोता बोया, फिर वो भूमि एक्सचेंज हो जाती है, दूसरा फिर उसको यूज करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा। एक समाजवादी टाइप की व्यवस्था है लाखा बाटा, मतलब भूमि की अदला बदली। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। मतलब लाखा बाटा जनरली खेत बदलने की एक प्राचीन प्रथा है जिसमें किसान बारी बारी से उपजाऊ भूमि का उपयोग कर सकें। ये ना हो कि उपजाऊ भूमि एक ही के हाथ में रहे। और ये प्रथा छत्तीसगढ़ में थी। अब देखो अगला सवाल इसी का है। छत्तीसगढ़ की जो लाखा बाटा प्रथा है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, ये प्रथा किसानों के बीच प्राकृतिक न्याय और साम्यवाद की भावना पे आधारित है। ये तो सही ही लग रहा है। प्राकृतिक न्याय कि भाई सबको मिले, मतलब सबको अच्छी जमीन मिले। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि सर्वोत्तम जमीन पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार ना हो। ये भी सही बात है। तीसरा है बिलासपुर के बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने 64-65 में भी इस प्रथा को 250 गांव में प्रचलित पाए। ये भी सही बात है। बिलासपुर का जो अधिकारी था चिस्म, वो 64-65 में जब घूमता है तो बोलता है यार यहाँ अभी भी है। तो तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ये ध्यान से पढ़ना है, सही पूछा कि गलत पूछा। तो यहाँ पे है तीनों सही है। अब ये राजवंश वाला है बस्तर राजनांदगांव सारंगढ़ और, अब जैसे एक तो आप मिला सकते हो कि यार बस्तर काकती वंश वाला है। अब देखो एक का सी किसमें है, तो एक का सी आपको मिल गया कि या तो, अब ना सीधा काट दो, कंफर्म हो दो ऑप्शन हटा दो, ऐसे हल करते हैं। अब देखो दो का या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है, 4 तो बी ही है, 4 में बहुत बुद्धि नहीं लगाना है। अब 2 और 3 में अपने को बुद्धि लगाना है। ठीक। अब 2 का
या तो क्या हो सकता है, दो का या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। दो है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव का या तो बैरागी वंश हो सकता है या तो आपका राजगौड़ वंश हो सकता है। तो आपको पता है कि राजनांदगांव में बैरागी वंश का शासन था, महंत हरिदास के जो वंशज थे। अब तीन है सारंगढ़। अब दो का ए अगर आप कर लिए तो आपको उत्तर मिल गया। फिर तीन सारंगढ़ है जहाँ राजगौड़ वंश था, और चार का आपका सरगुजा में रक्सैल राजपूत थे। तो ये उत्तर हो जाएगा। बस्तर के शासक काकती वंश के थे, वारंगल से आए थे, अन्नमदेव स्थापित किए। राजनांदगांव के वैरागी महंत थे जिनकी परंपरा प्रहलाद दास महंत हरिदास से शुरू हुई। सारंगढ़ की रियासत की स्थापना राजगौड़ वंश के जगदेव साय ने की थी, और कलचुरी शासक से जागीर मिली थी सारंगढ़ वालों को। सरगुजा के शासक रक्सैल राजपूत थे जिन्होंने पलामू से आकर स्थानीय शासकों को हराया था। पलामू मतलब झारखंड से आके हराया, फिर राज करने लगे। शक्ति रियासत की स्थापना हरि और गुज्जर नाम के दो राजगौड़ भाइयों ने की थी। उनको ये रियासत किस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मिली थी? तो ये जो है ये क्या किए थे, लकड़ी के तलवार से भैंसे का सिर काट दिए थे, इस कारण इनको ये रियासत मिली थी। इससे मतलब राजा खुश हो गया, संबलपुर का राजा कल्याण सा, और उनको शक्ति की रियासत दी। मतलब इसमें कहानी ये हुई थी कि ये बोला मांगो क्या मानना है, मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर हुआ कि एक दिन में हम जितनी जमीन चल लेंगे वो रियासत हमारी हो जाएगी। तो एक दिन में इन लोग जितना एरिया चले वो शक्ति का एरिया कहलाता है। वो इसीलिए शक्ति नाम कई लोग बोलते हैं कि उनकी इतनी शक्ति थी, जितना चले उतना शक्ति हो गया। अगला है कि अब इसको आपको मिलाना है राजाओं के बारे में। कहा कि राजा को तोपों की सलामी की पात्रता नहीं थी, मतलब वो तोप की सलामी नहीं ले सकते थे। कहाँ के राजा जो है सर्वाधिक टकूली वसूली जाती थी। इसका शुद्ध नाम कबीर धाम है। अब देखो ये तो आप पकड़ लोगे ना यार, कवर्धा से कबीर धाम। चलो कुछ नहीं पता, लेकिन तीन का डी तो पकड़ लोगे। अब देखो तीन का डी कहाँ कहाँ पे। तो दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अब देखो या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो इसका होता है कि शक्ति के जो थे वहां के राजा को ना तोपों की सलामी की पात्रता नहीं थी, क्योंकि अब वही कहानी आप देखे ना कि सैनिक थे वो। तो भाई राजा सलामी ले सकता है ना, तो शक्ति वाले को नहीं थी। रायगढ़ के संस्थापक मदन सिंह कुलदेवी ने राजा को बुनगा गांव में प्रवेश ना करने का श्राप दिया था। तो ये रायगढ़ के बारे में है। और राजनांदगांव का क्या है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में सबसे ज्यादा टकोली वसूली जाती थी, राजनांदगांव की विशेषता है। रायगढ़ का जो संस्थापक राजा था मदन सिंह, उनकी कुलदेवी बुनगा थी, जिन्होंने राजा से नाराज होकर उनके और उनके वंशजों को बुनगा की सीमा में ना आने की चेतावनी दी थी। यहाँ के शासक को तोपों की सलामी की पात्रता नहीं थी, शक्ति की। कबीर के शिष्य धर्मदास वंशजों की गद्दी थी, और सर्वाधिक टकोली राजनांदगांव पटाता था। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के संदर्भ में विचार करना है। 1947 में छत्तीसगढ़ में कुल 14 देशी रियासतें थी। सरदार पटेल ने 15 दिसंबर 47 को नागपुर के गवर्नमेंट हाउस में छत्तीसगढ़ की रियासत की राजाओं की बैठक की। 14 ठीक है, बैठक की भी ठीक है। विलय पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक राजनांदगांव के महंत दिग्विजय दास थे। ये नहीं है इसका, सोचो आप लोग क्या है उत्तर। और 1 जनवरी 48 को सभी 14 रियासतें सीपी और बरार प्रांत में सम्मिलित हो गई। ये भी सही बात है। तो कितने सही हैं? तो तीन सही है। अब हस्ताक्षर करने वालों में सर्वप्रथम हस्ताक्षर रायगढ़ के ललित सिंह, कांकेर के भानु प्रताप सिंह आदि का उल्लेख है। नांदगांव की राजधानी नांदगांव की रानी जयंती देवी ने नाबालिग पुत्र की ओर से हस्ताक्षर किया था। तो पहली चीज तो यहीं से गलत हो जाएगा कि भाई रानी जयंती देवी हस्ताक्षर करेंगी नांदगांव की अपने नाबालिग पुत्र की तरफ से, तो दिग्विजय दास तो करेंगे ही नहीं। तो ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी कथन
सही है। अब फिर ये जोड़ी मिलाओ, कंडेल नाहर सत्याग्रह, सिहावा सत्याग्रह, डोंडी लोहारा, राजनांदगांव मजदूर आंदोलन। अब चलो, आपको एक भी पता है, जैसे राजनांदगांव का प्यारेलाल सिंह आपको पता है, ठीक। डोंडी लोहारा कौन किए? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल किए। अब कंडेल नहर में सुंदरलाल भी थोड़ा बहुत किए, लेकिन छोटे लाल को मानते हैं। और सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह सुंदरलाल शर्मा किए। बताओ, आप बुद्धि लगाओ अपनी। देखो, कंडेल नहर में सुंदरलाल शर्मा का जो योगदान था वो ये था कि वो गांधी जी को लेके गए थे, गांधी जी को मनाने गए थे कि गांधी जी आप आइए हमारे यहाँ। लेकिन जो उसको करने वाले थे वो कंडेल गांव के, जो क्या बोलेंगे, गौटिया टाइप के थे, वो थे छोटे लाल श्रीवास्तव। इनका ज्यादा बड़ा योगदान था, इसलिए हम एक का बी मानेंगे। फिर सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में सुंदरलाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डोंडी लोहारा में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की, और मजदूर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की। हाँ, माल गुजार थे वहाँ के छोटे लाल श्रीवास्तव। सिहावा नगरी में सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, ये सब ज्यादा थे। डोंडी लोहारा में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रत्नाकर झा, इन लोग थे। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में वकालत का त्याग करने वाले नेताओं में कौन शामिल नहीं थे? तो देखो, रविशंकर शुक्ल करते, घनश्याम सिंह गुप्त भी करते हैं, छेदीलाल भी करते हैं, लाखे नहीं करते, तो ये शामिल नहीं थे। वामन राव लाखे का जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी उपाधि का त्याग किया था, वकालत नहीं छोड़ी थी। उनकी उपाधि थी राय साहब की, उसका त्याग किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 7 फरवरी 21 को रायपुर में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ये सही बात है। उनका मानना था कि सत्याग्रहियों को आंदोलन के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ताकि वो सत्य और अहिंसा का सही अर्थ में, ये भी सही बात है। और ये कारण भी था सत्याग्रह आश्रम स्थापित करने का। ये असहयोग में यहाँ करेंगे रायपुर में, और सविनय अवज्ञा में वो धमतरी में करेंगे जाके। तो वो इसीलिए किए कि लोग ट्रेंड हों, इसलिए आश्रम स्थापित करते हैं। तो दोनों सही है और ये सही व्याख्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महासमुंद क्षेत्र में हुए तमोर जंगल सत्याग्रह में किस बालिका ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए एसडीओ को तमाचा मारा था? उस बालिका का नाम था दयावती। इसके बाद ये माना जाता है कि वहाँ क्या खूब ज्यादा भीड़ थी। उसके बाद ये एसडीओ मार्ग रोक रहे थे, तो गुस्सा आके ये बालिका थप्पड़ मार दी। अच्छा हुआ कि वहाँ के जो मालगुजार थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, उन लोग स्थिति को संभाल लिए, नहीं तो गोलीबारी होती, वो सब होता तो ज्यादा दिक्कत होती। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई प्रमुख घटनाओं के संदर्भ पर विचार करना है। पहली घटना है कि पंडित रविशंकर शुक्ल को बंबई से लौटते समय मलकापुर स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। आपको बताया कि असहयोग आंदोलन के बाद जो मैक्सिमम लोग थे, मैक्सिमम नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बड़े नेताओं को। तो हमारे नेता भी जब रायपुर रायपुर लौट रहे थे बम्बई से, तो उनको जो हमारी सीमा में एक स्टेशन है मलकानपुर, वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर में विद्यार्थियों ने एक विशाल जुलूस का निकाला, जिसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री ने किया। 10 तारीख को ये विशाल जुलूस निकलता है, और इसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री करते हैं। बिलासपुर में जगोआ बाग नामक व्यक्ति ने जिला कार्यालय भवन पे तिरंगा फहराया। ये भी सही बात है कि इन्होंने तिरंगा फहराया। रघुनंदन सिंगरौल ने जिला कचहरी में आग लगा दी। ये भी सही बात है। ये जिला कचहरी में लगा देते हैं और अंग्रेजों के भवन में लगा देते हैं। और बड़ी बात ये रहती है कि अंग्रेज ना इनके लिए इनाम घोषित करते हैं कि जो आग लगाए उसका आप पता दोगे तो हम इतना पैसा देंगे। लेकिन कोई इनका पता नहीं बताता, कोई इनके बारे में नहीं बताता। अंग्रेज शक के आधार पे इनको पकड़ते भी हैं, लेकिन ये अपना गुनाह नहीं कबूलते। तो सभी कथन सही है, और ये एक एक भी आ सकते हैं। 1920 में राजनांदगांव में बीएनसी मिल हड़ताल जो 37 दिन तक चली, किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता ने हड़ताल के संचालन में प्यारेलाल सिंह को सहयोग देने के लिए दौरा किया राजनांदगांव का? तो वीवी गिरी जो मजदूर नेता ही थे, उन्होंने ये बाद में चल के राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये दौरा करते हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। अगला है 37 में डोंडी लोहारा जमींदारी में वो किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका मेन कारण ये था कि जमींदार जो मनीराम पांड्या, उसका अन्याय और अत्याचार।
इसके कारण मेन किसान आंदोलन चालू होगा। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, रत्नाकर झा, ये सब इसका नेतृत्व करेंगे। 1910 का बस्तर विद्रोह असफल हो गया। ये सही बात है, असफल हुआ क्योंकि आदिवासियों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था और अंग्रेजों के संचार साधनों के मुकाबले नहीं कर सके। यही तो मेन कारण था ना, कि हमारे पास तीर धनुष थी, उनके पास मशीन गन थी। तो दोनों सही है और ये व्याख्या करता है। ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में हमको विचार करना है। पहली चीज, पहले एडमंड आता है, दूसरा एगेन्यू आता है। एडमंड कम समय के लिए रहता है, तो एगेन्यू क्या करता है? पहली चीज तो रतनपुर से रायपुर राजधानी करता है। दूसरा, 27 परगनों को 9 परगनों में पुनर्गठित करता है। फिर बाद में 10वां परगना भी बनता है। शुरू में 8 में करता है, सॉरी, उसके बाद 9वां परगना भी बनता है। 9वां कौन सा बनता है ये बताना। उन्होंने सोना खान के जमींदार द्वारा हड़पी गई खालसा भूमि को वापस लेने के लिए बाध्य किया। वीर नारायण सिंह के जो पापा थे, उन वो जमीन हड़प लिए थे, उनसे वापस लेता है। और परलकोट के विद्रोह को दबाने के लिए चांदा से सैनिक सहायता प्राप्त की। ये भी सही बात है, तो ये चारों कथन सही है। देखिए 9 परगने यही हैं: रतनपुर, रायपुर, राजरोड, धमतरी, बालोद, दुर्ग, धमधा, नौगढ़, खरौद। किस ब्रिटिश अधीक्षक ने हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पर अंग्रेजी कैलेंडर को लागू किया? उसका नाम था सैंडिस। ये क्या किया? अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी भाषा, ये सब लागू किया। सैंडविच खाता था सैंडिस, और ये सब करता था। 57 के महाविद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश रियासतों और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये सही बात है कि मैक्सिमम रियासत ना अंग्रेजों का साथ देती हैं, क्योंकि रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इस एलियट ने विद्रोह की खबर मिलते ही सभी स्थानीय शासकों से सहायता मांगी और ब्रिटिश सत्ता के प्रति राजभक्त थे। ये भी सही बात है कि मैक्सिमम लोग साथ दिए, क्योंकि इलियट जैसे ही पता चला कि विद्रोह हो रहा है तो वो ना सबसे सहायता मांगता है कि भाई आपको हमारे साथ रहना, और ये सब राजभक्त बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या होता है शुरू में माहौल, क्योंकि मराठा खूब ज्यादा अत्याचार भी करते हैं, तो छत्तीसगढ़ वालों को लगता है कि यार उनसे अच्छे अंग्रेज हैं। मतलब ये एक फीलिंग आ जाती है, क्योंकि मराठे पूरा यहाँ का लूट लूट के ले जाते हैं, तो उनको शुरू में अंग्रेजों के बारे में बहुत पता नहीं रहता। इनसे मुक्ति के लिए इधर आ जाते हैं। रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह, खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह, ये सब तो भारी सहायता करते हैं। फिर नेता हैं और एरिया है, जैसे वीर नारायण सिंह तो सोना खान के थे, माखन बनिया का गोदाम लूटते हैं। हनुमान सिंह रायपुर में सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर देते हैं। सुरेंद्र साय संबलपुर में हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं। शिवराज सिंह उदयपुर रियासत के रहते हैं। तो शिवराज सिंह उदयपुर रियासत। बस्तर भूषण की रचना किसने की, जिसमें बस्तर के इतिहास के अलावा वहाँ की संस्कृति की भी जानकारी मिलती है? तो उनका नाम है ठाकुर केदारनाथ। ये 1908 में बस्तर भूषण की रचना करते हैं, जिसमें बस्तर का इतिहास, संस्कृति, कला, बाकी सब पता चलता है। यहाँ पे फिर है ये वाला कथन। छत्तीसगढ़ की, ये कथन है, छत्तीसगढ़ की 14 देशी रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर सबसे बड़ी और शक्ति सबसे छोटी थी। तो ये सही बात है। बस्तर सबसे बड़ी थी, शक्ति सबसे छोटी थी। इसकी कहानी भी हम समझे कि जितना चले उतना मिला, तो कितना चलेगा यार कोई। इनको सैल्यूट एल्यूट कराने की भी आज़ादी नहीं थी। 1905 में प्रशासनिक पुनर्गठन में संबलपुर को बंगाल में शामिल किया गया। पहले छत्तीसगढ़ में संबलपुर था, तो जब बंगाल का पुनर्गठन हुआ तो संबलपुर को बंगाल भेज दिया, और बंगाल के कुछ एरिया जो हमारे ऊपर सरगुजा संभाग है वो हमको मिल गया। तो ये पुनर्गठन हुआ था। हाँ, ये अगली लाइन वही है। 1905 में ही सरगुजा, कोरिया, चांगभकार, उदयपुर और जसपुर को बंगाल से निकलकर छत्तीसगढ़ में जोड़ा गया। पहले हम ऐसे मोटे ताजे थे, इधर संबलपुर भी था, तो इसको काट के इधर ऊपर दे दिया गया हमको, बढ़िया लंबे हो गए हम। एक तो 1905 में पुनर्गठन हुआ। 1876 के बस्तर विद्रोह के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, इस विद्रोह का मुख्य कारण दीवान गोपीनाथ कापड़दार की अत्यधिक आलोकप्रियता और उसके उत्पीड़क कार्य थे। 1 2 3 4 वाला है इसका उत्तर। तो देखते हैं कितने कथन सही है।
तो जो मुरिया विद्रोह था 76 का, उसमें मुख्य कारण तो यही था, दीवान गोपीनाथ कापड़दार की जो लोकप्रियता थी, उत्पीड़न करता था, इससे लोग गुस्सा आ गए थे। विद्रोहियों का मुख्य उद्देश्य राजा भैरम देव को हटाना नहीं, बल्कि दीवान और मुंशी से मुक्ति पाना था। ये भी सही बात है। विद्रोहियों को ना राजा से कोई दिक्कत नहीं थी, मुड़िया विद्रोह को, झाड़ा सिरहा बाकी लोगों को, उनको था यार ये दीवान और मुंशी को हटाना है। फिर 2 मार्च 76 को भूपाल नामक स्थान पर राजा का सामान फेंक दिया और उन्हें जगदलपुर लौटने पर मजबूर किया, ये भी सही बात है। और विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी मैगजार द्वारा किया गया और दीवान और मुंशी को निष्कासित कर दिया। अंग्रेज को भी पता लग गया कि यार गलती तो इनकी ही है, इनके कारण सब विद्रोह हो रहा है, तो इन्हीं को हटा देते हैं। तो वो निष्कासित कर देते हैं इनको। तो चारों कथन आपके सही है। 1910 के बस्तर विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक मतलब तुरंत ऐसा क्या हुआ जिसके कारण विद्रोह हुआ? तो उसका था कि वनों को आरक्षित किया जाना, बेगार और शराब ठेकेदारों का शोषण, इसके कारण, ये जो कारण था, इसके कारण तुरंत विद्रोह भड़का। मतलब उपेक्षा जैसे है, ये तो पहले से हो रही थी, तात्कालिक यही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालयों के संदर्भ में आपको विचार करना है। रायपुर में 5 फरवरी 21 को राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में माधवराव सप्रे की प्रमुख भूमिका थी, सही बात है। माधवराव सप्रे, आपको पता होगा कि हिंदी केसरी लिखते हैं, जिसके कारण उनको जेल होती है। उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो उनको आत्मग्लानि होती है, वो रायपुर आके रहने लगते हैं। और जब असहयोग आंदोलन चालू होता है तो वो राष्ट्रीय विद्यालय खोलने में वहाँ के जो, क्या बोलेंगे, सेठ लोग थे, उनसे मकान हासिल करते हैं, फिर वहाँ स्कूल खोलते हैं। रायपुर के, हाँ, इन्हीं लोग हेतु सेठ गोपी किशन, राम किशन, बाल किशन ने भवन दान किया था, सही बात है। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने स्वयं के मकान में हाई स्कूल किया, ये भी सही बात है। आप पढ़े होंगे कि छोटेलाल श्रीवास्तव स्वयं के मकान में हाई स्कूल खोलते हैं। और राजनांदगांव में पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी और बंसीलाल के सहयोग से राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हुआ, ये भी सही बात है। तो हमारे जो चारों कथन है वो सही है। अब ये सवाल पढ़िए, 1920 में महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के संदर्भ में आपको कथन देखना है कि वो कब आए थे। अब तारीख है 20 दिसंबर 1920। तो पहला कथन तो सही है कि भाई रायपुर पहुंचे थे 20 दिसंबर 1920 को, कंडेल नगर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। सुंदरलाल शर्मा इनको बुलाते हैं, इसलिए जनरली आते हैं। तो अगला है कि उनके आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कंडेल नगर सत्याग्रह में भाग लेना। तो कहानी हम लोग देखे थे कि हाँ, उनके आगमन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि वो कंडेल नगर सत्याग्रह का नेतृत्व करें। लेकिन उनके आने से पहले ही कंडेल नगर सत्याग्रह, क्योंकि वहाँ के लोग, अंग्रेजों को पता चल जाता है कि यार गांधी जी आ रहे हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, सत्याग्रह मतलब होता क्या है कि नहर बनाते हैं, नहर का अंग्रेज गांव वालों से टैक्स वसूलते हैं। गांव वाले बोलते हैं यार इतने में तो हम तालाब खोद लेंगे, अंग्रेज बोलते हैं तुम नहीं दोगे, बोलते हैं हम नहीं देंगे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, रात को पानी छोड़ देते हैं नहर का, और फिर बोलते हैं तुम नहर का पानी यूज़ किए, मतलब अब तुम टैक्स दो। तो बोलते हैं यार हम नहीं देंगे, तो फिर वो जब्ती करने लगते हैं, उनके जानवर जानवर जब्त कर लेते हैं पैसा के चक्कर में। तो चारों तरफ उसको फिर नीलाम करने ले जाते हैं अंग्रेज। तो सत्याग्रही क्या करते हैं, हर गांव में घूमते हैं, जहां वो नीलामी के लिए ले जाते हैं वहां लोगों को बताते हैं कि भाई इसको नहीं खरीदना है, अंग्रेज ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। कोई नहीं खरीदता। फिर सुंदरलाल शर्मा जाके गांधी जी से मिलते हैं कि यार ऐसा गलत हो रहा है, आप आइए। गांधी जी बोलते हैं बिल्कुल आऊँगा। अंग्रेजों को पता चल जाता है कि गांधी जी आ रहे हैं। तो फिर वो एक कमेटी बनाते हैं कि देखो यार हुआ क्या है सही में। जब वो जाके देखता है तो बोलता है यार ये तो सही बोल रहे हैं, ये ज़बरदस्ती पानी छोड़े, इनका जो जुर्माना है उसको माफ़ करो। वो माफ़ कर देते हैं, उनके जानवर वापस कर देते हैं, तो सत्याग्रह खत्म हो जाता है। तो गांधी जी के आने से पहले कंडेल नगर सत्याग्रह खत्म हो जाता है, लेकिन आने का उद्देश्य उनका वही था कि इसका नेतृत्व करें, तो ये सही होगा। धमतरी में उन्होंने मड़ई बंद चौक में सभा को संबोधित किया। अब वो आ ही गए थे तो वो बोले अब रायपुर से धमतरी चलते हैं उसी में। तो जब वो यहाँ उतरते हैं तो पता लगता है सफल हो गया है। तो भी वो वहाँ जाते हैं और वहाँ का जो जमींदार रहते हैं बाजीराव कृदन, तो वो 501 रुपये भेंट करते हैं। फिर गांधी जी यहाँ आते हैं, रायपुर में महिलाओं की सभा को संबोधित करते हैं, तो वहाँ महिलाएं भेंट करती हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किस समुदाय के लोगों ने धमतरी में शराब निर्माण और बिक्री ना करने का संकल्प लिया? एक कलार समुदाय जो जनरली शराब बेचता है, बिक्री करता है, वो मतलब अपने धंधे को, अपने पेट पे लात मार दिए, बोले हम आज से ये नहीं करेंगे। अभी एक बड़ा, क्या बोलेंगे,
असहयोग आंदोलन का एक बड़ा अचीवमेंट है, मतलब समझ रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि है ये। 5 जुलाई 1921 को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर में 8 माह के कठोर कारावास का दंड दिया गया। सही बात है, क्योंकि उन पर बिलासपुर में असहयोग आंदोलन का मार्गदर्शन करने और अपने लेखों द्वारा जनता की दृष्टि में सरकार की प्रतिष्ठा गिराकर राजद्रोह करने का आरोप था। ये भी सही बात है। आरोप यही लगाते हैं कि तुम बिलासपुर में मार्गदर्शन कर रहे हो और जनता में राजद्रोह फैला रहे हैं। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के प्रमुख स्थानीय आदिवासी नेता कौन थे? तो ये तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, नाम ध्यान रखना, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, बाली ठाकुर। जो सिहावा जंगल सत्याग्रह में स्थानीय नेता थे। राज्य के बड़े नेता सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, ये सब उसमें थे। 23 में मध्य प्रांत में स्वराज दल को निर्णायक बहुमत मिलने के पश्चात छत्तीसगढ़ में कौन से नेता निर्वाचित होकर प्रांतीय सभा पहुंचे? तो राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल, ये सब जीतते हैं और प्रांतीय सभा पहुंचते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में टाउन हॉल और शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराने वाला साहसी व्यक्ति कौन था? उनका नाम था क्रांति कुमार भारती। शब्द पकड़ना है। यही अभी अगर असहयोग आंदोलन हो जाता, सॉरी, यही अगर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता, तो बिलासपुर में तिरंगा फहराएंगे जागोआ बाग, लेकिन सविनय अवज्ञा में फैलाएंगे क्रांति, क्रांति करने वाले क्रांति कुमार भारती। सविनय अवज्ञा दौरान आंदोलन के द्वितीय चरण में पंडित रविशंकर शुक्ल को किस कारण से गिरफ्तार किया गया? सेकंड चरण में वो पेशावर दिवस में मनाते रहे थे कांग्रेसी, तो उसमें उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया। सेकंड चरण मतलब गांधी जी जब वापस आते हैं फिर से वो आंदोलन चालू करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के नेताओं की गिरफ्तारी के संदर्भ में कौन से नेता बंबई अधिवेशन से लौटते समय गिरफ्तार किए गए? तो कौन किए गए? रविशंकर शुक्ल तो आपको पता है किए जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं अपन। 1 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। एक पकड़ भी लेंगे तो केवल ये ऑप्शन खत्म होगा, मतलब आपको पता रहना चाहिए। तो अभी अपन देखें ना कि प्यारेलाल सिंह गिरफ्तार नहीं हुए अभी। अच्छा, मैं भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा रहा था, उसमें बताया, एक सवाल भी होगा इसके बारे में। इन लोग ना जाके अंग्रेज कमिश्नर को बोलते हैं कि भाई तुम अगर हमको गिरफ्तार कर लिए ना, ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं ये हिंसक हो जाएंगे, तो हमको मत करो, हम इनको मैनेज करके रखेंगे। इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, और मैनेज क्या, ये और भड़काते हैं, लेकिन ये बोल के गिरफ्तारी से बच जाते हैं। तो रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त और शेदीलाल, ये अगर आपको पता है कि ये नहीं हुए, तो कम से कम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, दो में लगा लेना। 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया, जिन्हें गांधी चौक के पास गिरफ्तार किया गया? रणवीर सिंह शास्त्री ने किया। फिर समित्र मंडल, ये बनाए रहे आपके सुंदरलाल शर्मा। सरस्वती पुस्तकालय, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। खिलाफत समिति, नाम ही से पता चल रहा है, वजीर खां अकबर खां। और विद्यार्थी कांग्रेस, गणेश प्रसाद सिंगरौल, इनका नाम ध्यान रखना। दुर्ग की विद्यार्थी कांग्रेस, गणेश प्रसाद सिंगरौल। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए घटनाक्रमों पर विचार करना है। रायपुर में गठित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैरिस्टर ठक्कर और सचिव शुक्ल बनाए गए। ठीक है। काजी शेरखा ने अंग्रेजों से मिली खान साहब की उपाधि, ये भी सही बात है। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने रेलवे शिक्षक की नौकरी छोड़ दी, ये भी सही बात है। और कलार समुदाय ने शराब बिक्री ना करने का निर्णय लिया, ये भी सही है। तो सभी चार सही हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के वरिष्ठ नेता जैसे ठाकुर प्यारेलाल, वामन राव, लक्ष्मण राव उदगीरकर ने गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि इन नेताओं ने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर पाटिल को कहा कि यदि वे जेल गए तो आंदोलन हिंसक हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। और पाटिल इस बात को मान गया। तो दोनों सही है, और ये व्याख्या करता है जो अभी अपन समझे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई विध्वंसक घटनाओं पर विचार कीजिए। आंदोलनकारियों ने रायपुर राजिम अभनपुर रेलमार्ग की पटरियां उखाड़ दी, सही बात है। 26 अगस्त को रायपुर के घासीदास संग्राम के सामने एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा पर कालिख पोत दी गई, ये भी सही बात है। 22 अगस्त को जगोआ बाग नामक व्यक्ति ने जिला कार्यालय भवन पर तिरंगा फहराया, ये भी सही है। और रघुनंदन सिंगरौल ने जिला कचहरी में आग लगा दी, ये भी सही है। मतलब ये चारों कथन सही है। फिर आपको साहित्यकार मिलना है। सुंदरलाल शर्मा जैसे दान लीला लिखेंगे। माधवराव सप्रे,
माधवराव सप्रे। एक पहले पकड़ते हैं, चलो आप लोग के जैसे ही मैं करता हूँ। एक का तो सी होगा, एक का सी मतलब दो ऑप्शन आपके हट जाएंगे। फिर दो का देखते हैं, लोचन प्रसाद पांडे, इनकी रचना है मेवाड़ गाथा। दो का ए हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्यारेलाल सिंह का, ये सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना करते हैं 1909 में। और आखिरी जो है आपके माधवराव सप्रे, वो ठाकुर प्यारेलाल और रामदीवाल तिवारी के प्रेरणा पुरुष। मतलब माधवराव सप्रे तो प्रथम पंक्ति के नेता थे ना स्वतंत्रता आंदोलन में। कविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल को 28 अप्रैल 30 को गोंदिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वे रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को समूह का नेतृत्व कर रहे थे जो केसरिया बाना पहनकर जबलपुर में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने जा रहा था। ये सही बात है। देखो, असहयोग जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें मलकानपुर में करते हैं, सविनय अवज्ञा में गोंदिया में कर लेते हैं, क्योंकि वो छात्रों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे जो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने जा रहा था। 1930 में सविनय अवज्ञा के दौरान गट्टा सिल्ली में सत्याग्रह क्यों किया गया? तो ये जंगल सत्याग्रह था। क्यों था कि वन में पशु चराने के आरोप में पशुओं को कांजी हाउस में डाल दिया जाता था, तो उसके विरोध में था कि यार क्यों डाल रहे। नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ये सब आंदोलन करते हैं और सरकार को पशुओं को छोड़ना पड़ता है। 1910 का जो बस्तर विद्रोह है उसमें आपको विचार करना है। इसमें अच्छा एक दो तीन वाला है। विद्रोहियों ने 76 के विद्रोह की तरह आम वृक्ष की टहनी को माध्यम बनाया। ये गलत है, बताना कमेंट में क्या माध्यम था इनका। विद्रोह का गुप्त संदेश, एक तीर एक लाल मिर्च मिट्टी का ढेला धनुष व भाला के रूप में भेजा गया। यही तो था यार चिन्ह। तो आम वृक्ष की टहनी से ज्यादा ये था, लाल मिर्च मिट्टी का ढेला धनुष भाला। 1876 के विद्रोह में इस मायने में भिन्न था, इसमें केवल शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रयोग भी हुआ। अब इसमें प्रयोग होता है, मुड़िया में उतना कहाँ होता है। और मुख्य नेता इनके होते हैं गुंडाधुर। तो पहला बस गलत है, बाकी दो तीन और चार सही है। एक तीर एक लाल मिर्च मिट्टी का ढेला, इसको किया गया, यही प्रतीक था। राजनांदगांव बीएनसी मिल की 37 की तीसरी हड़ताल में आपको विचार करना है। तो ये भी एक दो तीन वाला है। हड़ताल का मुख्य कारण मजदूरों के वेतन में 10% कटौती किया जाना था, ये सही बात है। तीसरा जो हड़ताल हुआ इसीलिए हुआ कि कटौती हो रही। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के रियासत से निष्कासित होने के कारण वे रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह में रहकर मजदूरों से संपर्क करते थे। बोले यार मैं रियासत से तो निष्कासित हूँ, रेलवे तो रियासत का नहीं है ना, तो वहां रह के करते थे। समझौता वार्ता मिस्टर रुइकर ने चलाई थी, ये भी सही है। और प्रारंभिक समझौते में 600 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया, जिन्हें बाद में ठाकुर साहब के प्रयास से वापस लिया गया, ये भी सही बात है। तो ये चारों कथन सही है। 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल सदस्य लीग के सदस्य नहीं थे, क्योंकि वे राजनीतिक रूप से लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे और उन्होंने तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल की रायपुर शाखा के संगठनकर्ता के रूप में कार्य किए। दोनों सही है। ये क्योंकि छत्तीसगढ़ ना तिलक वाले एरिया में आता था, और दूसरा ये तिलक के अनुनाई भी थे, तो वो एनी बेसेंट के ना होके तिलक के शाखा में थे। 1919 में रोलेट एक्ट के दौरान रतनपुर में बाबा पुरुषोत्तम दास ने किस प्रकार का विरोध किया? तो क्या किए, जो बांध निर्माण कर रहे थे मजदूर उनसे काम बंद करने की अपील की और उससे हड़ताल हो गई। मजदूर मान गए, प्रशासन भी अचंभित हो गया। अब है उपाधि आपको कौन कौन सी त्यागी वाला है। तो जैसे काजी शेर खां, खान साहब की उपाधि त्यागे, तो तीन का अपन पकड़ लेते हैं ए। तीन का कौन कौन सा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब राय साहब तो दो ऑप्शन में है। तो वामन राव राखे भी राय साहब की उपाधि त्यागते हैं।
ये जो नागेंद्र डे है ना, ये राय बहादुर की उपाधि त्यागते हैं। तो 2 का बी होगा, एक का सी कर सकते हैं या डी कुछ भी कर सकते हैं। ये वाला हो सकता है, 3 का ए हो जाएगा और 4 का डी हो जाएगा। मतलब ये दो तो आपको सही मिला ना, नागेंद्र डे राय बहादुर, काजी सिरखा खान साहब, वामन राव लाखे और कल्याण जी दोनों राय साहब। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 7 फरवरी 21 को रायपुर में स्थापित सत्याग्रह आश्रम के संदर्भ में विचार करना है हमको। अच्छा, 1 2 3 4 वाला है। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। सही बात है। यह देश में अपने ढंग का एकमात्र ऐसा आश्रम था जहाँ सत्य और अहिंसा के गूढ़ विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता था। यह भी सही बात है। सत्याग्रहियों के लिए निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था थी। यह भी सही बात है। और इसमें बहुत सारे सत्याग्रही प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे डॉक्टर शोभाराम देवांगन, विश्वंभर पटेल यहीं से लेते हैं और बाद में नेता बनते हैं। तो ये भी सही, मतलब चारों कथन सही है। 1923 के झंडा सत्याग्रह के दौरान धमतरी तहसील का योगदान अद्वितीय था, क्योंकि धमतरी के लगभग 100 सत्याग्रही एक जत्था बना के सरकारी रुकावटों के बावजूद नागपुर में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पहुंच गए थे। झंडा सत्याग्रह में क्या होता था कि तिरंगा फहराते थे अपना। तो हमारे जो धमतरी के सत्याग्रही थे, प्रशासन नहीं चाहता था कि ये जाए, लेकिन ये पैदल पहुंच गए नागपुर, तो इसीलिए इनका योगदान अद्वितीय था। दोनों सही है और ये व्याख्या करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान में किसानों ने लगान न पटाने का संकल्प किया? तो ये खरोरा के जो किसान थे वो बोले यार हम लगान ही नहीं पटाएंगे। तो खरोरा नाम याद रखना कि यहाँ के किसानों ने नहीं किया। तो ये हमारे 50 सवाल थे जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से थे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, जो भी लगा हो, बिल्कुल कमेंट करिएगा। कमेंट आप लोग के पढ़ के ना अच्छा लगता है। आप लोग का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।